हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद होम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आप ये सभी प्रश्न लास्ट तक जरूर देख लेंगे तो आप इनमें से 3 से 4 प्रश्न अपने परीक्षा में जरूर हल कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों, इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से सही हो जाएगा दोस्तों तालाब। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो दोस्तों, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वह कहते हैं दोस्तों उसको डीकम्पोजर। क्या कहते हैं दोस्तों? डीकम्पोजर कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को डीकम्पोजर कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्यू तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों दैत्याकार पांडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दैत्याकार पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीवों की विलुप्ति के संबंध में लाल सूची कौन जारी करता है? तो दोस्तों, वन्य जीवों की विलुप्ति के संबंध में लाल सूची कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है सूची दोस्तों IUCN। कौन जारी करता है दोस्तों? IUCN वन्य जीवों की विलुप्ति की सूची जारी करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप, और मेरे जो भी रील चैनल से आपके टेट सीटेट से संबंधित है आप उसको देख सकते हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे निवेदन है कि उसको भी जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों इको मार्क का। किसका दोस्तों? इको मार्क का प्रयोग किया जाता है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए? तो वह किया जाता है दोस्तों जल संरक्षण करने के लिए। ठीक है, जल को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अपने मन में सोचिए कि आप कितना प्रश्न हल कर ले पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंच सके। प्रश्न है हमारा अगला, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो है होता उसमें होता है दोस्तों सीधा होता है। क्या कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। तो दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा सदैव सीधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सदैव सीधा हो जाएगा परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा,
एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा, किसी प्रकार का। तो दोस्तों एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो वह होता है दोस्तों उल्टा। कैसा होता है दोस्तों? तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन है जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। तो दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों जीवाणु व कवक। जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 है हमारा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन है एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दिशी, त्रिदिशी। तो दोस्तों खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो वह होता है दोस्तों एक दिशी होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है हमारा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो दोस्तों सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन देखते हैं चार्ल्स एल्टन ने, ओडन ने, डार्विन ने, टेंसले ने। तो दोस्तों यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी चार्ल्स एल्टन ने। किसने की थी दोस्तों? चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ऑप्शन है ए घास, हिरण, जू, शेर। बी ऑप्शन है घास, जू, हिरण, शेर। सी ऑप्शन है घास, हिरण, शेर, जू। डी ऑप्शन है घास, शेर, हिरण, जू। तो दोस्तों घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा घास, हिरण, जू, शेर, जू। क्या हो जाएगा दोस्तों? घास, हिरण, शेर और जू। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो दोस्तों इनमें से किससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। कैसे द्वारा? सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन है ओडम, लिंडेमान, टेंसले, हैंकल। दोस्तों 10% नियम का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे इनमें से? तो वह हो जाएंगे दोस्तों लिंडेमान। कौन है दोस्तों? लिंडेमान 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है हमारा, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन है पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। दोस्तों परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 है हमारा, किसी पारितंत्र में होते हैं? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। बी ऑप्शन है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक। सी ऑप्शन है पौधे तथा जंतु। डी ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो दोस्तों किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। क्या होते हैं दोस्तों? जैविक तथा अजैविक पदार्थ किसी पारितंत्र में होते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र
प्राकृतिक है? ऑप्शन है गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो वह हो जाएगा दोस्तों घास का स्थल। क्या हो जाएगा दोस्तों? घास का स्थल निम्नलिखित में से पारितंत्र प्राकृतिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है हमारा, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन है जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या, पारितंत्र। तो दोस्तों जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं दोस्तों जनसंख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या कहते हैं जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे जरूरी चीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10%। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 से 20%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 से 2%। कितना दोस्तों? 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, शाकाहारी। दोस्तों एक पारितंत्र में शैवाल का क्या स्थान होता है? वो हो जाएगा दोस्तों उत्पादक। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पादक का स्थान होता है हरा शैवाल में। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 74 है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं? ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी ऑप्शन है परपोषी, सी ऑप्शन है मृतोपजीवी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? तो वह होता है दोस्तों मृतोपजीवी। क्या होते हैं दोस्तों? मृतोपजीवी होते हैं अपघटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए है हर्बेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स और विवोरियम। तो दोस्तों घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं दोस्तों एक्वेरियम। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्वेरियम कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 76, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र और लवणीय जल पारितंत्र। दोस्तों मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा इनमें से, तो वह हो जाएगा दोस्तों फसल पारितंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? फसल पारितंत्र मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के द्वारा दोस्तों भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 है हमारा, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है? ऑप्शन है इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमैक्स या सिरल। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों इकोटोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इकोटोन। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 है हमारा, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीसी पार्क ने। तो दोस्तों पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों? ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 80, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए है जीवों की नई प्रजातियों का विकास, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, सी ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण,
और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जैव विविधता का संरक्षण इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 है हमारा। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, ऑप्शन है ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 है हमारा। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो संबंध को कहते हैं। ऑप्शन है सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता। अगला ऑप्शन है दोस्तों प्राक्सहयोग। क्या होगा? प्राक्सहयोग। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहभोजिता। क्या हो जाएगा दोस्तों? सहभोजिता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, काफी लंबा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो संबंध को कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं दोस्तों? सहभोजिता कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 है हमारा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 84। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम। अगला ऑप्शन है दोस्तों निकेत। क्या ऑप्शन है? निकेत। जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम। अगला ऑप्शन है निकेत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारिस्थितिकीय पदछाप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 है हमारा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों महासागर। क्या हो जाएगा? महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 86 है हमारा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन है एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का। किसका दोस्तों? चिपको आंदोलन का यह नारा है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन है तालाब, खेत, वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों खेत। क्या? खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो दोस्तों जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन है वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल। दोस्तों किस में उलट जाता है? तो उलट जाता है दोस्तों तालाब में। तालाब में जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र उलट जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी डालता हूं, तो आप टेट और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वह
शॉर्ट या रील कह सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो उपयोगी होंगे, तो आप उसको भी जाकर देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं। दोस्तों प्रश्न है हमारा, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विषाणु, कवक, जीवाणु। तो दोस्तों इनमें से सही हो जाएगा ए केवल एक, केवल दो और तीन। अगला ऑप्शन देखते हैं, केवल एक और तीन। क्या ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन है केवल एक और तीन और एक दो तीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का एक, केवल एक और दो। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? केवल एक और दो। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न काफी लंबे हैं दोस्तों। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला ऑप्शन बी है, यह एक कार्यशील इकाई है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। डी ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का, यह एक बंद तंत्र होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। एक और ऑप्शन है दोस्तों आयन मंडल। क्या ऑप्शन है? आयन मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षोभ मंडल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 92, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं ताकि आप अपने परीक्षा में सफलता पा सकें। प्रश्न है, सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए श्वसन, प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण। तो दोस्तों सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93, जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषक निम्न में कौन सा नहीं है? दोस्तों जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषक निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, वाहित मल। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों वाहित मल। वाहित मल जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा ये सभी जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषक हैं। ठीक है, और वाहित मल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 95, बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और एक ऑप्शन है दोस्तों मीथेन। तो यही सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या मरकरी। डी ऑप्शन है रबर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय वस्तु है?
तो वह हो जाएगा दोस्तों रबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रबर जैव निम्नीकरणीय वस्तु है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 97। वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, औद्योगिक चिमनियां, खनन उद्योग, आर्द्रभूमि। दोस्तों वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है? तो वह हो जाएगा दोस्तों आर्द्रभूमि। क्या दोस्तों? आर्द्रभूमि उत्पादक कारक है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है? ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, बी ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन अभिकलन के लिए, सी ऑप्शन है जलीय तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, और अगला प्रश्न है हमारा उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलीय। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जलीय तंत्रों के प्रदूषक के आमापन के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है हमारा फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है और यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन ए है कागज, DDT, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों कागज। क्या हो जाएगा दोस्तों? कागज जैव निम्नीकरणीय वस्तु है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिएगा क्योंकि हमने उस पर 60 वीडियो डाले हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आप अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।